प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने बंगाल में 7800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल के पुण्य धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख का बड़ा महत्व है। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टी बताया। अमित शाह ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट, अपराधी और सांप्रदायिक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जेडीएस और कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस के शासन में कर्नाटक दिल्ली के लिए एटीएम बन जाता है और जेडीएस शासन में कर्नाटक एक परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। दोनों ने हमेशा भ्रष्टाचार के माध्यम से इस भूमि के विकास को अवरुद्ध किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने इस संसार को अलविदा कह दिया है। 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन और राष्ट्र के दिग्गज नेता देने वाली हीराबेन के निधन के बाद राजनीति क्षेत्र से लेकर आम जन तक सभी शोकाकुल हैं। गांधीनगर के शमशान घाट में पीएम मोदी ने उनको मुखाग्नि दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहन शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबेन के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। बता दें कि आज सुबह 3:30 बजे पीएम मोदी की मां हीराबेन ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिवगिरी मठ की 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और इन्हें आगे भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जाएगा। इस दौरान सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसने भारत देश के साथ साथ दुनिया भर को जीवन जीने की राह दिखाई है। समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और विश्व शांति के जिन सिद्धांतों की ओर आज दुनिया आगे बढ़ रही है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कोचिंग या फिर शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश देने की बात कही गई है। एडवाइजरी में महिला आयोग ने मुख्य सचिवों को यह भी कहा कि वो शैक्षणिक संस्थान चलाने वालों के बैकग्राउंड की जांच करें। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना जवाब सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। साथ ही बताया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, इसके बाद भी राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सभी यूनिटों की ओर से रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि सादी वर्दी में काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा बनाया था, जिसे राहुल गांधी ने खुद तोड़ा। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया था कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर साइप्रस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइड्स के साथ निकोसिया में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें MOU सबसे प्रमुख है।
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि हमने आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक हमारे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर MOU है। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनिता डेमेट्रियो से यूक्रेन विवाद समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने हैदराबाद की एक विशेष अदालत में PFI के 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर की है। बता दें, इन लोगों पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित मामले दर्ज हैं। इससे एक दिन पहले यानी 29 दिसंबर को NIA ने केरल में PFI के 58 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई अहम दस्तावेजों को हासिल किया था। म्यांमार में एक मिलिट्री कोर्ट ने असैन्य शासक और देश के पूर्व नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है। 18 महीने तक चले ट्रायल के बाद उन्हें यह सजा सुनाई गई है। अब उनकी कुल सजा 33 साल तक हो गई है। सू की को अब तक भ्रष्टाचार के 5 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। सीरिया में एक बार फिर ISI ने आतंकी हमला किया है। ताजा हमला देर एज जोर में अल तैम ऑयल फील्ड के नजदीक 3 बसों में किया गया है। इस हमले में 10 श्रमिकों की मौत हो गई है और 2 के घायल होने की सूचना है। सरकार की तरफ से ट्विटर के जरिए इस हमले की जानकारी दी गई है। बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब इस्लामिक स्टेट की तरफ से सीरिया को निशाना बनाया गया है। हाल ही में उत्तरी सीरिया की जेल में आतंकियों को छुड़ाने के लिए हमला किया गया था। वहीं इस हमले में सीरिया के 6 सुरक्षा कर्मियों सहित 2 आतंकी भी मारे गए थे। विदेश से भारी भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेश लक्ष्य 11.15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी किया। वहीं इन्वेस्ट यूपी के नोडल अधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सरकार ने GIS के लिए 16 देशों में रोड शो के लिए मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था, जिसमें करीब 15 दिनों तक विभिन्न देशों में हुए रोड शो में 7.12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी विदेशी कंपनियां लगातार MOU कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राउड फंडिंग के मामले में गुजरात पुलिस ने गोखले को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले भी गुजरात पुलिस साकेत को गिरफ्तार कर चुकी है। साकेत ने मोरबी हादसे को लेकर एक फर्जी ट्वीट शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गुजरात पुलिस की ओर से साकेत गोखले के खिलाफ तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। देश के निर्यात क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए अहम माने जाने वाले भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के बीच छठे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। वहीं बातचीत का 7वां दौर वर्ष 2023 में शुरू होगा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केवी बडेनोच और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच किया गया था। छठे दौर की इस वार्ता में 28 अलग अलग सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों पर गहनता से चर्चा की गई है। स्टार भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुक्रवार तड़के रुड़की से नारसिंग बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास उनकी कार रेलिंग से टकरा गई। टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ के सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। वे दिल्ली से अपने घर रुड़की लौट रहे थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि ऋषभ पंत के उपचार का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी। ब्राजील की 3 बार विश्व कप विजेता रही टीम के दिग्गज फुटबॉल स्टार खिलाड़ी एडसन अरांतेस आज अपने प्रशंसकों को मायूस करके हमेशा के लिए चले गए। 82 उम्र की आयु में फुटबॉल जगत को अलविदा कहकर जाने वाले पेले वर्ष 2021 से पेट के कैंसर की समस्या से ग्रसित थे। पेले की बेटी केली नैन्सी मेटो ने सोशल मीडिया पर निधन की जानकारी देते हुए लिखा, हम जो कुछ भी है वह आपकी बदौलत है। हम आपको असीम प्यार करते हैं। रेस्ट इन पीस। 2 देशों तक उन्होंने ब्राजील की राष्ट्रीय टीम का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया था। द किंग के नाम से प्रसिद्ध पेले ने 17 वर्ष की आयु में 1958 में स्वीडन में पहली बार विश्व कप के फाइनल मैच में मेजबान देश के विरुद्ध 2 गोल दागे थे।